मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होते तो कैसा होता? तुम ये कहते, तुम वो कहते। तुम इस बात पे हैरान होते, तुम उस बात पे कितने हंसते। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मैं रेखा, जमाने ने मुझे जी भर के प्यार दिया, लेकिन इस रेखा को जिस प्यार की तलाश थी वो तलाश कभी पूरी हुई ही नहीं। कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन उनमें से एक वो खास थे और हमेशा रहेंगे। अमित, मेरी और उनकी प्रेम कहानी जिसका उन्होंने कभी बयान नहीं दिया, लेकिन मैं आज तक उन्हीं की यादों के सहारे जी रही हूँ। आज भी हर एक किस्सा याद बनकर मेरे दिल में समाया हुआ है। ये बात है 1970 के दौर की। रेखा फिल्म इंडस्ट्री में 1970 के दौर में इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। अगर वो सुर्खियों में भी थी तो केवल अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए और अलग अलग हीरोज के साथ जुड़े हुए रिश्तों के लिए। वो चाहती थी तो बस एक अच्छा हमसफर जो उसे बेइंतहा प्यार करे। रेखा और जया दोनों अच्छी सहेलियां थीं और एक ही अपार्टमेंट में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, ये ड्रेस तुम पर काफी जच रही है जया। शुक्रिया अमित। अरे जया, तुम? अरे रेखा, ओ, तो ये है वो जनाब जिन्होंने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है। क्या तुम भी रेखा? नमस्ते अमिताभ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नमस्ते रेखा, प्लीज मुझे सर मत बुलाओ। जया ने बताया कि तुम और वो अच्छी सहेलियां हो, इसीलिए अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को तुम सर कह के बुलाओगे क्या? हाँ? हाँ, सो तो है। जया हमेशा मेरी दीदी भाई रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों दीदी भाई? हाँ रेखा, तुम जल्दी घर पर मिलती नहीं हो, पता नहीं कहाँ गायब रहती हो, लेकिन अब जब मिली हो तो चलो तीनों साथ में मिलकर कॉफी पीते हैं। अरे नहीं जया, फिर कभी। अभी मुझे कुछ काम है इसीलिए। ओके बाय। गॉड ब्लेस यू बोथ। शुक्रिया रेखा, ध्यान से जाओ। जया और अमित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने अपने परिवार की सहमति से 1973 में शादी भी कर ली। शादी के ठीक एक साल बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम श्वेता रखा गया। अरे मेरी गुड़िया रानी। वैसे अमित, इसकी नाक बिल्कुल तुम पर गई है, देखो तो। बिल्कुल सही कहा आपने जी। श्वेता के आने से अमित के माता पिता हरिवंश और तेजी बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वही रेखा भी अपनी माँ पुष्पावली और सारे भाई बहनों के साथ रहा करती थी। फिर साल 1976 में एक सुबह। अरे क्या हुआ रेखा, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? अरे अम्मा, वो ना, मुझे अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ऑफर हुई है। द अमिताभ बच्चन, जया के पति। क्या? अरे मैं जानती हूँ उसे, आज के दौर का सबसे बड़ा स्टार है वो। मैं तुझे बता नहीं सकती बेटा कि आज मैं कितनी खुश हूँ। बधाई हो बेटा। शुक्रिया माँ। फिल्म का नाम दो अनजाने है और अगले हफ्ते से ही शूटिंग शुरू होने वाली है। क्या बात है। लेकिन अम्मा, मुझे ना बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मतलब अमित एक पेड़ की तरह है और मैं उस पेड़ का बस एक पन्ना हूँ। मैं उनके सामने एक्टिंग कैसे कर पाऊंगी? अरे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, देखना तू। मेरा और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तेरे साथ। हाँ माँ, शुक्रिया। पुष्पावली भी साउथ की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और रेखा उसकी और जेमिनी गणेशन की नाजायज औलाद थी, जिस कारण रेखा को पिता का प्यार कभी मिला ही नहीं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और रेखा और अमित दोनों एक दूसरे को दो अनजाने के सेट पर मिलते हैं। शूटिंग होती है और इस बीच में उन दोनों को एक दूसरे के प्रति
एक अलग सा महसूस होने लगता है। आउच! अरे क्या हुआ रेखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अमित, कुछ दिनों पहले मुझे इसी हाथ पर हल्की सी चोट लगी थी और अब वापस वहीं पर ठेस लग गई। क्या तुम भी रेखा, जरा ध्यान दिया करो ना। हाँ अमित, वैसे जया कैसी है? अब तो वो दूसरी बार माँ बनने वाली है ना? हाँ रेखा, वो ठीक है। अब बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर हमारी दूसरी संतान इस दुनिया में आ जाएगी। लेकिन काफी टाइम हो गया है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं भी अपनी जिंदगी में थोड़ी उलझी हुई थी। वैसे मैंने उससे बात की थी बीच में, पर अब उससे मिलने भी वाली हूँ। चलो अच्छा है, तुमसे मिलके उसे और अच्छा लगेगा। आखिर तुम दोनों की पुरानी दोस्ती जो ठहरी। हाँ अमित, वो तो है। शूटिंग के दौरान रेखा को अमित के काम को देखकर काफी प्रेरणा मिलती है, पर वो अपने आप पर भी ध्यान देना शुरू कर देती है। अपनी सेहत, अपनी सुंदरता और अपने काम को वो काफी बेहतरीन तरीके से ठीक करती है। वक्त के साथ साथ अब रेखा और अमित दोनों के दिलों के तार जुड़ने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन, लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ अमित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ना जाने ये प्यार कैसे और कब और क्यों हुआ, लेकिन अब जो भी हो, बस तुम ही हो। उस दिन रेखा और अमित दोनों सीन में डायलॉग नहीं, बल्कि असल में अपने दिलों का हाल बयां करते हैं। कट! अरे ये क्या है रेखा, तुम्हें ये कहना था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुमने कुछ और ही कह दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? और तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? ओह नो, मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन अगले टेक में मैं ध्यान दूंगी और ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर उस दिन शूटिंग के बाद, रेखा, तुमने आज जो सीन में गलती से कहा, वो सच में तुमने गलती से कहा या वो बात तुम्हारे दिल से निकली थी? तुम सच सुनना चाहते हो अमित? हाँ रेखा। हाँ अमित, वो बात दिल से निकली थी। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर मुझे माफ कर दो। ये एहसास मैं अपने दिल में दबा कर नहीं रख सकती। रेखा, मेरी आंखों में देखो। सच कहूँ तो जो बात मैंने भी सीन करते वक्त कही थी, वो बात भी मेरे दिल से ही निकली थी। क्या? हाँ रेखा, आई लव यू और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन अमित, तुम जया के पति हो, 2 बच्चे के बाप बनने वाले हो और शादीशुदा होने के बावजूद भी। नहीं नहीं, ये झूठ है और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जया से बेशुमार प्यार करते हो और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों के प्यार को। हाँ ये सच है रेखा कि मैं जया से प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार नहीं रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो शादी में बस मुझे अपनी जिम्मेदारी ही दिखाई देती है। एक पति और एक पिता होने की जिम्मेदारी, और कुछ नहीं। मुझ पर भरोसा करो रेखा, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। हमेशा से मैंने प्यार में ठोकर ही खाई है और जिंदगी में हर रिश्ते में मुझे धोखा मिला है, सिवाय मेरी माँ के। लेकिन पहली बार किसी ने मुझे दिल से प्यार किया है। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी किसी ने मुझे स्वीकारा है। शुक्रिया अमित। रेखा और अमित दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो चुके थे और अब वो दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर मिलने लगते हैं। हम ये कहाँ जा रहे हैं अमित? और किसी ने हमें साथ में देख लिया तो? नहीं रेखा, घबराओ मत, कोई भी हमें देख नहीं पाएगा, क्योंकि ये मेरे करीबी दोस्त का बंगला है और अब से हम यही मिला करेंगे। ठीक है अमित, जैसा तुम कहो। वक्त बीतता गया और उन दोनों का प्यार और गहरा होते गया। वही 9 महीने पूरे होने पर जया और अमित को एक बेटा हुआ, जिसका नाम बाद में अभिषेक रखा गया। 2 अनजाने रिलीज हुई और उसकी तरक्की के बाद फिल्म इंडस्ट्री में रेखा और अमित को सुपरहिट जोड़ी के नाम से जाना गया। फिर एक दिन, आज इतने लंबे समय के बाद अमित और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं, ऐसी जगह
जहां हमारे आसपास केवल पेड़ पौधे और झरने ही होंगे और कोई नहीं। आने वाले 5 दिन मेरे जिंदगी के सबसे यादगार दिन होने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रिप हमारी पहली ट्रिप जो होगी। लेकिन लेट होने पर जब रेखा अमित को कॉल करती है तभी, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। पिछले 2 घंटों से मैं तैयार होकर बैठी हूँ अमित। कहाँ रह गए तुम? तुमने तो कहा था कि मैं निकलते वक्त तुम्हें फोन करूंगा और तुम सीधे मुझे तुम्हारे दोस्त के बंगले पर मिलना। लेकिन अब तक तो मैं घर पर ही हूँ अमित। आई एम सॉरी रेखा, लेकिन आज हम कहीं नहीं जा पाएंगे। वो अभिषेक की तबीयत थोड़ी खराब सी हो चुकी है, इसीलिए जया और बाबूजी ये कह रहे हैं कि मैं उसके पास ही रुकूं। क्या? हे भगवान, कोई बात नहीं अमित। तुम अभिषेक का ध्यान रखो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा उसके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ रेखा, तुमने सही कहा और मेरी मुश्किल को समझने के लिए शुक्रिया रेखा। ओफो अमित, क्या तुम भी? लेकिन कॉल कट करने के बाद रेखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कितने अरमान सजाए थे मैंने। हर बार हमें चुप चुप कर, डर डर कर मिलना पड़ता है। खुलकर बातें करने वाली थी मैं। हम एक साथ खाना खाते, गाना गाते। मैं एक बीवी की तरह तुम्हें सुबह उठाती और तुम्हें चाय देती। क्या आलम होता वो अगर हम 5 दिनों के लिए वहां जाते। खैर, आज नहीं तो कल से ही मुझे ये बात समझनी ही होगी। वो अब 2 बच्चों का पिता है और उसका अपना एक परिवार भी है। रेखा ने खुद को समझाया और खुद ही अपने आंसू पोंछने लगी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से उन दोनों के छुपकर मिलने की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी और सभी लोग ये सोचने लगे कि अमित और रेखा दोनों का अफेयर शुरू हो चुका है। और ये सब जब अमित के घर वालों ने पढ़ा तभी, ये सब क्या है अमित? अखबार में साफ साफ लिखा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने तुम्हें और रेखा को छुपकर मिलते हुए देखा है। वो भी ऐसे वैसे तरीकों से नहीं, बल्कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह। क्या? इसीलिए तो ज्यादातर समय बाहर ही रहता है। जब से 2 अनजाने में तूने उस रेखा के साथ काम शुरू किया है, तेरा तो घर पर ध्यान ही नहीं रहा और अब भी नहीं है। अरे 2 बच्चों के बाप बन चुके हो तुम, और ये सब करते हुए तुम्हें शोभा देता है क्या? ओ गॉड जया, आप दोनों ये सब क्या कह रही हो? अरे मैंने उस लड़की से ठीक से बात तक नहीं की है, तो मैं उससे छुप के कैसे मिलूंगा? ये सब मीडिया वालों की चाल है, दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। बाबूजी आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। शायद अमित सही कह रहा है। आए दिन मीडिया वाले यही करते हैं। अमित के अलावा और ऐसे कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिनके नाम उनके को स्टार के साथ जोड़े गए हैं। और अब 2 अनजाने के बाद अमित और रेखा की जोड़ी सुपरहिट हो चुकी है। इसीलिए मीडिया को अच्छी तरह से पता है कि इनके नाम से कुछ मिर्च मसाला लगाकर आर्टिकल छापेंगे तो बवाल तो होगा ही होगा। हाँ जया, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है अमित, भगवान करे ये खबर सच ना हो। खैर, श्वेता के स्कूल में कल एनुअल डे है और हम दोनों को वहां पर जाना होगा। हाँ जया, हम दोनों पक्का जाएंगे। इस तरह अमित घर पर हो रहे झगड़े को संभाल लेता है। वही रेखा के घर पर। रेखा, ये सब में क्या पढ़ रही हो? तू और अमित, ये सब सरासर झूठ है माँ। अब मीडिया वाले कैसे होते हैं ये तो आप जानती ही हो ना। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगी कि जो गलतियां तूने अपने अतीत में की है उन्हें फिर से मत दोहरा और अपने करियर पर ध्यान दे। बाकी सबके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ माँ, मैं समझ गई। फिर 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान ब्रेक टाइम में 2 क्रू मेंबर्स आपस में बतिया रहे होते हैं। अरे तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये रेखा तो अमित के साथ काम करने के बाद ही हिट हुई है और अब उसका सहारा लेकर आगे जा रही है। वही तो, उसे बाकी आदमियों की तरह ही अपने प्यार के जाल में फंसाएगी वो। बस सबका घर तोड़ने में माहिर है, बेशर्म कही के।
अरे आज की तारीख में वो अमित के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी ये सारी बातें अमित सुन लेता है और उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुमने रेखा के बारे में ये सब कहा भी कैसे? फिर अमित उन दोनों आदमियों को बड़ी ही बेरहमी से मारता है और सभी अमित का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका गुस्सा किसी मामूली दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक आशिक की तरह निकल रहा था। उस हादसे की खबरें रातों रात हेडलाइन बन गई। अमित, फिर एक बार ये क्या पढ़ने मिल रहा है हमें? माना कि तुमने एक लड़की के लिए आवाज उठाई और उन क्रू मेंबर्स को मारा, लेकिन तुम्हारे गुस्से को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुमने ये सब एक कोस्टार होने के नाते किया है। अरे फिर वही बात। अरे कोई आदमी अगर किसी के लिए ऐसे बुरे शब्द कहे तो मैं सुनकर लूं, और वो तो रेखा थी, जया की अच्छी सहेली है वो। अमित, हम बेवकूफ नहीं हैं, हमें सब अच्छी तरह से समझ आता है। पिछली बार तुमने कहा था कि मीडिया वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे गुस्से को सेट पर सभी ने देखा और मैंने तुम्हारे क्रू मेंबर से भी बात की और वो सब कह रहे थे कि सर का गुस्सा ये साफ साफ दर्शा रहा था कि उनके दिल में रेखा मैम के लिए कुछ तो है। अरे कोई कुछ भी कह देगा और तुम उसकी बातों को मान भी लोगी। जया, दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, अब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अपनी पति की बात पर विश्वास करना है या फिर दुनिया वालों की बातों पर। अमित गुस्सा होने का नाटक करके अपने कमरे में चला जाता है। मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, वरना इन्हें सफाई देते रहा तो इन्हें शक हो जाएगा। इसीलिए मुझे गुस्से में रहने का ही नाटक करना होगा। फिर एक दिन अचानक से पुष्पावली को रेखा के कमरे में अमित और उसकी तस्वीर मिलती है और उसे देखकर पुष्पावली एकदम हैरान रह जाती है। रेखा, तुम्हारे कमरे में से मुझे ये तस्वीर मिली है। तुम और अमित दुनिया को झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। अरे मुझे तो ये लगा था कि मीडिया वाकई में तुम दोनों के नामों को इस्तेमाल करके अपनी टीआरपी बढ़ा रही है, लेकिन जो सब वो कह रहे हैं वो सच है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अम्मा, वो तुझे समझाया था ना मैंने कि फिर से मत दोहरा वो गलती। याद है ना तुझे? आज से 6 साल पहले तूने ऐसे ही उस विनोद मेहरा के साथ शादी की थी, लेकिन जब तू उसकी माँ के सामने गई तब उसकी माँ ने तुझे चप्पल से मारा और तेरी बेइज्जती की, क्योंकि तू एक नाजायज औलाद है। और यहाँ तो अमित एक शादीशुदा आदमी है और वो तो जया यानी तेरी सहेली का पति है। ऊपर से वो 2 बच्चों का भी बाप है। तो मैं और क्या करती अम्मा? ये प्यार होता ही ऐसा है, बस हो जाता है। आप तो समझिए ना मेरी बेबसी को, मैं और किससे आशा रखूं? समझ सकती हूँ, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तेरे अप्पा की दूसरी बीवी ही हूँ। लेकिन बेटा, इतना सब होने के बाद भी मैंने तुझे चेतावनी दी थी ना, तो तू क्यों नहीं रुकी? क्यों बह गई अपनी भावनाओं में? पता नहीं अम्मा, पर मैं थोड़ी ना जया का घर तोड़ रही हूँ। मैंने अमित को ना उसके परिवार से अलग होने के लिए कहा और ना ही उसके बच्चों से। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अगर वो दिन के 23 घंटे अपने परिवार को दे रहा है तो बचा हुआ 1 घंटा मुझे दे दे, क्योंकि मेरे लिए अमित के साथ बिताया हुआ 1 घंटा भी काफी है। अपने आप को संभाल बेटा, ऐसा प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है। नहीं अम्मा, अमित के प्यार ने मुझे बर्बाद होने से बचाया है, क्योंकि अमित के मेरे जिंदगी में आने से ही मैंने अपने आप को जाना, अपने आप में सुधार लाया। और माँ, अमित जैसा भी हो, वो मुझे तहे दिल से प्यार करता है और वही मेरे लिए बहुत है। अपनी दीवानी बेटी रेखा को देखकर पुष्पावली बहुत चिंतित हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब करवा चौथ का त्योहार आता है तभी, हेलो अमित, आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे आने पर
हर तरफ मानो रौनक ही छा गई है। अरे वाह, तो फिर तुम्हारा व्रत खोलने के लिए मैं जरूर आऊंगा। लेकिन रेखा, तुमसे ये व्रत हो पाएगा ना? नहीं मतलब तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे फिक्र मत करो अमित, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारे लिए एक दिन तो क्या, 7 जन्मों तक प्यासी रहने के लिए तैयार हूँ मैं। अरे बस बस, 7 जन्मों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय, लव यू। लव यू टू रेखा, बाय। रेखा ने पूरी शिद्दत के साथ दिन भर व्रत रखा होता है। फिर शाम होते ही वो अमित के लिए सच सवर कर बैठ जाती है। चांद भी निकल आता है, लेकिन अमित की अब तक कोई खबर ही नहीं होती। कहाँ रह गए तुम अमित? मुझसे अब और इंतजार मत करवाओ। यह इंतजार का दर्द हर दर्द से बढ़कर होता है। अगर अमित आज नहीं आया तो? नहीं, वो आएगा, वो जरूर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमित जया का व्रत तोड़ने में व्यस्त होता है। वहाँ पूरा परिवार एक साथ होता है और यहाँ रेखा अंधेरे में बैठी होती है। रात के 11:30 बज गए थे, लेकिन अमित अब तक नहीं आया था। क्यों अमित, क्यों हमेशा मेरी किस्मत में आंसू ही लिखे हैं? क्यों कभी मेरी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती? खुशियां तो आती है, लेकिन उसके बाद खुशियां दर्द देकर बराबर का हिसाब कर लेती है। इतना कहकर रेखा रो पड़ती है कि तभी अचानक से वहां पर अमित आता है। रेखा, तुम रो क्यों रही हो? दूर रहो मुझसे अमित। तुमने मुझे कहा था कि तुम जल्दी आओगे और हम अच्छा साथ में वक्त बिताएंगे। आज तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से पकवान बनाए थे और सुबह से तुम्हारे आने की राह देख रही हूँ। मुझे माफ कर दो रेखा, वो मैं जया और परिवार के साथ उलझा हुआ था, लेकिन अभी मैं आ गया हूं ना। देखो, चांद भी निकल आया है। चले जाओ अमित यहाँ से। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? इस प्यार में पल पल मुझे दर्द का घूंट पीना पड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार तुम जया के पति ही ठहरे। मैं तो बस एक दूसरी औरत हूं ना, मुझसे थोड़ी तुम्हारा कोई रिश्ता नाता है। तो तुम्हें और क्या चाहिए रेखा? छोड़ो अमित और चले जाओ यहाँ से। चलो। मेरा हाथ छोड़ो अमित, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अमित रेखा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है और कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी रुकाई तो रेखा ने देखा कि वो एक काफी सुनसान जगह है और वहां पर एक सुंदर सा मंदिर है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो अमित? आज भगवान को साक्षी मानकर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रेखा। क्या? हाँ, क्योंकि अब बहुत हो गया। तुम्हें इस दर्द में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आज से तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। तुम होश में तो हो ना अमित? हाँ रेखा, मैं अपने पूरे होश में हूँ और तभी ये सब कह रहा हूँ। फिर उस रात अमित और रेखा दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं और अमित रेखा को पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ देता है। रेखा बहुत ज्यादा खुश थी और उसने ये सारी बातें अपनी माँ को भी बता दी और अमित को अपनी माँ से मिलवाया। नमस्ते अम्मा। ये सब क्या है रेखा? तुम दोनों ने शादी कर ली? और अमित, तुम ये कैसे भूल रहे हो कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो? एक बीवी है तुम्हारी, 2 बच्चे भी है। तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, क्योंकि मैं और रेखा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। मैंने जया के साथ शादी की, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल सा गया और अब मैं रेखा के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? आखिर में हर एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी और परिवार को ही चुनता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मा, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं रेखा को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और मैं जानता हूँ कि अप्पा ने आपके साथ गलत किया है। उन्होंने आपको
रेखा और राधा को ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन आपके साथ वैसा हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं भी रेखा के साथ वही करूंगा। और माँ, इतनी सारी खबरें आई, इतने सारे झगड़े भी हुए, लेकिन अमित हमेशा डटकर सबका सामना करता रहा और बाद में मेरे पास ही लौट कर आया। अम्मा, प्यार और जंग में सब जायज है। हमारे रिश्ते से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, ना जया को, ना अमित के बाकी परिवार वालों को। यकीन कीजिए मेरा अम्मा। हाँ अम्मा, और हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। पुष्पावली ने बहुत सोचा और उन दोनों की बातों को सुनकर उसने आखिरकार अमित को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर ही लिया। वो बेचारी भी क्या करती, बेटी की खुशी में ही उसकी खुशी जो थी। फिर 1978 में मुकद्दर का सिकंदर की स्क्रीनिंग के दौरान पूरा बच्चन परिवार आया होता है। तभी रेखा प्रोजेक्शन रूम में उनके पीछे ही बैठी होती है। अमित के बच्चे कितने प्यारे हैं, बिल्कुल उस पर गए हैं। काश मैं यहाँ पीछे बैठने की जगह आगे उनके साथ बैठी होती, और काश हम दोनों का रिश्ता इस दुनिया के सामने छुपाना नहीं पड़ता, तो सब कुछ कितना खूबसूरत होता। तभी रेखा की नजर जया पर जाती है और वो देखती है कि अमित और उसके प्यार भरे सीन देखकर जया रो रही है। जया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये बात अपने तक ही रखती है। फिर एक दिन जया को अपनी सहेली का कॉल आता है। क्या? हाँ जया, मैं झूठ क्यों कहूंगी, मैंने अपनी आंखों से अमित को रेखा के घर के बाहर से निकलते हुए देखा है। अब तू मान या ना मान, लेकिन रेखा और अमित दोनों का अफेयर चल रहा है, इसीलिए कह रही हूँ, अपने घर को टूटने से बचा ले जया। ठीक है, देखती हूँ मैं। अपनी सहेली की ये बातें सुनकर जया के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फिर वो ये सारी बातें बाऊजी और तेजी को बताती है, और तभी अमित की माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ है? बाहर जाकर मुंह काला करके आया है और हमें पूछ रहा है कि क्या हुआ है। जया की सहेली ने तुझे अपनी आंखों से देखा है, उस रेखा के घर से बाहर निकलते हुए। क्या? अब फिर से ये मत कहो कि ये सब झूठ है। बार बार वही सुनने और देखने मिल रहा है। अरे हर बार कोई अपना सारा काम धाम छोड़कर तुम्हारे बारे में झूठी खबरें क्यों फैलाएगा अमित? तुमने ये बहुत गलत किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अमित। नहीं जया, हमेशा की तरह ये भी झूठ है। अरे आप लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। मैंने कहा ना कि मेरे और रेखा के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सहेली तो बस आग में घी डालने का काम कर रही है, क्योंकि वो तुमसे जलती है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ अच्छा जो चल रहा है। चुप हो जा अमित, अब बस बहुत हो गया। अब से तो उस रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। तेजी बिल्कुल सही कह रही है। क्या? अरे आप लोगों को हो क्या गया है? ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तू तो बस बेवकूफों की तरह गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन तुझे सही रास्ते पर लाना हमारा काम है। और कल के कल ही तुझे सारे प्रोड्यूसर्स को ये बताना होगा कि तू रेखा के साथ अब कोई फिल्म नहीं करेगा, और मुझे अब इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये बात यही खत्म होती है। इतना कहकर तेजी और बाऊजी अपने कमरे में चले जाते हैं, और अब अमित को ना चाहते हुए भी सभी प्रोड्यूसर्स को ये बताना ही पड़ता है कि वो अब रेखा के साथ काम नहीं करेगा। और उस दिन के बाद से वो रेखा को भी नजरअंदाज करने लगता है, और जया उस पर 24 घंटे नजर रखने लगती है। ये अमित को क्या हो गया है? ना तो ये मेरा फोन उठा रहा है, ना ही उसका दोस्त। 6 दिन हो गए हैं, उसका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। बेटी, मैं तेरे लिए एक खबर लाई हूँ। कैसी खबर अम्मा? अमित ने सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को ये साफ साफ कह दिया है कि आज के बाद वो तेरे साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। क्या? ये खबर सुनकर
रेखा के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। अमित ने ऐसे कैसे सारे प्रोड्यूसर्स को कह दिया कि वो मेरे साथ अब कोई फिल्म नहीं करेगा। अम्मा, वो तो मुझसे मिला भी नहीं है, ना हमारी कोई बातचीत हुई है, और इस बात को 1 हफ्ता होने आया है। हे भगवान, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अमित ने आखिरकार अपने परिवार को ही चुना। उसने अपने परिवार वालों का सुनकर तेरे साथ फिल्में ना करने का फैसला लिया है। नहीं माँ, वो मुझे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं उसकी बेटी हूँ, हमारी शादी हुई है। रेखा, रेखा रुक जा बेटा, कहाँ जा रही है? रेखा, रेखा रोते रोते बाहर चली जाती है। भगवान जी, बस मेरी बेटी के जीवन में फिर से दुखों के काले बादल न गरज पड़े। उसने बचपन से बहुत दुख झेला है, उसे और दुख मत दीजिए। रेखा अमित तक अलग अलग जरियों से पहुंचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो असफल रहती है। अमित, तुम कहाँ चले गए हो? लौट आओ मेरे पास अमित, प्लीज अमित। वही दूसरी तरफ अमित को भी रेखा की बहुत याद आती है, लेकिन वो एक पति, पिता और बेटे होने की जिम्मेदारियों में बनकर रह जाता है। खाना खा लो अमित, ठंडा हो रहा है। आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाई है। नहीं जया, मुझे एसिडिटी हो गई है, इसीलिए मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। गुड नाइट। पर अमित बिना खाए ही अपने कमरे में चला जाता है। और अब जया दिन रात अमित के इर्द गिर्द ही रहती है, जिस कारण वो चाहकर भी किसी तरह रेखा तक नहीं पहुंच पाता। ये जया तो दिन के 8 पैर मुझ पर नजर रखी हुई है। बेचारी रेखा, ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया होगा। दूर कहीं चांद निकला होगा, दूर कहीं समंदर ने सूरज को निगला होगा। रोज इस मौत का नजारा देखती हूँ मैं, रोज हजारों मौत फिर जीती हूँ मैं। ऐसे ही 1 महीने तक चलता है और फिर जया की तबीयत खराब होने के कारण वो घर पर आराम करने लगती है, जिसके बाद अमित अब बाहर बिना चिंता के जाने लगता है। अब ना तो जया किसी को मेरे साथ भेजेगी और ना ही कॉल करके मुझे परेशान करेगी, पर अब जाकर मैं रेखा से मिल पाऊंगा। फौरन अमित रेखा के घर पहुंचता है और उसे अपने घर आए हुए देखकर रेखा तुरंत उसके गले पड़कर रोने लगती है। तुम आ गए अमित, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। हाँ रेखा, रो मत और बस करो। ये लो, ये पानी पियो। फिर अमित रेखा को सारी बातें बताता है कि आखिर वो उससे दूर क्यों रहा। मुझे माफ कर दो रेखा, मैं तुमसे दूर रहा। तुम्हें लगा होगा कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है रेखा। रहने दो अमित, कोई बात नहीं, पर प्लीज तुम माफी मत मांगो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी इन सब में कोई गलती नहीं है, लेकिन अब जब तुम मेरे पास वापस आ गए हो तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। पिछले 1 महीने में हर दिन मौत के समान था मेरे लिए, लेकिन अब तुम्हारे आने से वो सारा दर्द एक पल में ही गायब हो चुका है। देखो रेखा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक जरूरी बात बताने आया हूँ। जरूरी बात? कहो ना अमित। अब से मैं तुमसे ज्यादातर दूर ही रहूंगा, क्योंकि काम, बच्चे और परिवार, इन सबको संभालते संभालते मैं तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दे पाऊंगा और उससे तुम्हें बहुत दुख होगा। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। दूर रहोगे का क्या मतलब है? हम कोई दोस्त नहीं है अमित, मियाँ बीवी है, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? देखो रेखा, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हम तो बस कम मिला करेंगे और कुछ नहीं। पर अमित, अब मुझे निकलना होगा रेखा। स्टूडियो में मीटिंग के बाद घर पर जल्दी पहुंचना है। तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ भी लगे तो मेरे दोस्त को या ड्राइवर को बोल देना।
लेकिन उनके अलावा किसी तक पहुंचने की कोई कोशिश मत करना, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। बाय। अमित, 1 मिनट अमित, मेरी बात तो सुनते जाओ। अमित जल्दबाजी में वहां से चला जाता है और गाड़ी में जाते वक्त वो अपने आप से कहता है, मुझे माफ कर दो रेखा, तुमसे दूर रहना तो मुझे भी गवारा नहीं है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अब अमित से दूर रहने के कारण रेखा बहुत उदास रहने लगती है, जिस कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अमित और रेखा के बीच काफी दूरियां बढ़ जाती है। फिर जनवरी 1980 में जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में गई होती है, तभी उसकी मांग में सिंदूर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे वो देखो, रेखा की मांग में सिंदूर, कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली? अरे मुझे तो ये लगता है कि इसने अमिताभ बच्चन के साथ चुपके से शादी कर ली है। आखिर इन दोनों का प्यार किसी से छुपा है क्या? अमित के परिवार वाले भी रेखा को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर घर जाने के बाद खबरें आने लगती हैं कि रेखा की मांग में अमित के नाम का सिंदूर है और उन दोनों ने चुपके से शादी कर ली है। अमित, रेखा की मांग में तुम्हारी नाम का सिंदूर है? क्या तुम दोनों ने सच में चुपके से शादी की है? क्या ये कैसी बकवास भरी बातें कर रही हो तुम जया? जो मन में आए बकती जा रही हो। आप लोगों ने कहा कि उसके साथ फिल्में मत करो, तो मैंने आपकी बात मान ली, और अब जब फिर से उसकी कोई नई खबर आई है तो आ गए मुझ पर बरसने। झूठ मत बोल अमित, उसके करीबी लोगों से और रिपोर्टर के द्वारा ये बात सामने आई है। अमित, सच को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते तुम? लेकिन बाबूजी, जब ये सब सच है ही नहीं तो मैं भला इसे स्वीकार क्यों करूं? बताइए आप। अरे अगर उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया है तो उसकी शादी किसी और के साथ हुई होगी ना। आज जाके सब मुझे और उसे लेकर झूठी बातें बनाते रहते हैं। रेखा ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो सिंदूर इसीलिए लगाती है क्योंकि उसके गांव में कुंवारी लड़कियां भी सिंदूर लगा सकती हैं। मुझे तो सच कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो इन सब में फंसती जा रही हूँ। नहीं जया, अब तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है कि मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें बाबूजी और माँ के सामने वचन देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अमित, मैं तो हमेशा ही तुम्हारी आंखों में अच्छाई और प्यार देखती हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में ना जाने क्यों मेरे मन को ये सारी बातें सच लगने लगी है। लेकिन अब तुम्हारे इस वचन को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम बाबूजी के बेटे हो और अपने वचन से कभी नहीं मुकरोगे। शुक्रिया अमित। इस तरह अमित वचन देकर जया को शांत कर देता है, लेकिन जया के दिमाग से अभी भी रेखा गई नहीं थी। कोई चाहे कितना भी कह ले, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए किस्सों के बाद ये साफ समझ आता है कि अमित और रेखा दोनों के बीच में प्यार हुआ, पर अब अमित माची और बाबूजी के दबाव में आकर और एक पिता होने के नाते अपने और रेखा के रिश्ते को भूल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे ये बात रेखा को भी ठीक से बतानी होगी, तब जाकर ही वो भी चुप हो जाएगी और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। फिर एक रोज जब अमित बाबूजी और तेजी के साथ गांव गया होता है, तभी जया रेखा को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है और उसका इनविटेशन लेटर देखकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। हाँ माँ, जया ने मुझे आज डिनर पर बुलाया है। लेकिन क्यों बेटा? अमित ने तो तुझे एक तरह से छोड़ ही दिया है। वो बस महीने में एक बार तुझसे बात करता है। फिर अब जया तुझे डिनर पर क्यों बुला रही है? पता नहीं अम्मा, लेकिन वो मुझ पर चिल्लाई तो। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं मैं? देख बेटा, तूने प्यार किया है तो डर क्यों रही है? तू अपनी तरफ से कभी गलत नहीं थी।
तूने अमित के साथ रिश्ता बनाया है, लेकिन इस रिश्ते से तूने जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है। तो तू घबरा क्यों रही है? जा बेटा, मिल ले जया से। पर अम्मा। देख बेटा, तू बुरा क्यों सोच रही है? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो तुझसे प्यार से बात करे। आखिरकार तुम दोनों एक समय पर अच्छी सहेलियां थी। बहुत हिम्मत जुटाकर रेखा उस रात जया के पास जाती है। जया भी रेखा के साथ डिनर करती है और बहुत अच्छे से बात करती है। तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है जया, ये कलर भी कितने सुंदर लग रहे हैं। शुक्रिया रेखा, वैसे खाना अच्छा तो बना है ना? क्योंकि आज का खाना मैंने बनाया है। क्या बात है जया, सच में खाना बहुत ही अच्छा बना है। लेकिन घर में इतने नौकर चाकर होने के बाद भी तुमने इतनी मेहनत क्यों ली? अब खास लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी सभी गांव गए हैं, तो इसीलिए मैं अकेली ही हूँ। फिर सोचा कि चलो रेखा और मेरे लिए कुछ खास बनाती हूँ। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू जया, थैंक यू सो मच। सभी गांव गए हैं, इसका मतलब अमित भी गांव गया होगा। जया और रेखा के बीच ढेरों विषयों पर बातचीत होती है, सिवाय अमित के। फिर रेखा को घर के बाहर गेट तक छोड़ते समय, चलो रेखा, बहुत जल्द मिलते हैं। हाँ जया, वैसे रेखा एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना जया। मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही वो मुझे छोड़ेंगे, क्योंकि उसने मुझे और अपने परिवार को ये वचन दिया है। जया की ये बातें सुनकर रेखा एकदम हैरान रह जाती है। वो अब पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी रातें बस रोने बिलखने में ही गुजरने लगती है। क्यों 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 क्यों? अगर मेरी किस्मत में फिर यही दर्द लिखा था तो क्यों मिलवाया मुझे अपने अमित जी से? रेखा की ये हालत देखकर पुष्पावली की चिंता पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। रेखा, अभी तो बाहर आ जा बेटा। 3 दिन से तू अपने कमरे में ही बैठी है। आखिर कब तक यूं रोती रहेगी? जब तक अमित नहीं आ जाता। अम्मा, मुझे अमित चाहिए, मुझे उससे मिलना है अम्मा। कुछ तो करो ना प्लीज अम्मा। मैं सांस भी लेती हूँ तो घुटन महसूस होती है। सब खत्म हो रहा है अम्मा, उससे पहले बचा लो हमारे रिश्ते को। अमित ने जया को वचन दिया है और वो समय के साथ मुझसे दूर होता जा रहा है, लेकिन मैं उसके बिना क्या करूंगी अम्मा? बस मेरी बच्ची बस। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रेखा ने अमित से प्यार करना नहीं छोड़ा। फिर अचानक से 1980 में यश चोपड़ा नाम के एक मशहूर डायरेक्टर ने रेखा से मुलाकात की और एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। क्या? हाँ रेखा, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आने वाली फिल्म सिलसिला के लिए तुम, अमित और जया एक साथ काम करो, क्योंकि ये कहानी तुम तीनों की ही जिंदगी पर होगी। ये आप क्या कह रहे हैं यश साहब? ये नामुमकिन है। इतना कहकर रेखा वहां से चली जाती है और जया भी सिलसिला के लिए साफ इनकार कर देती है। लेकिन अमित के दिमाग में कुछ और ही था। इस फिल्म को बनना ही चाहिए और इसमें हम तीनों का ही होना बहुत जरूरी है। इससे दर्शकों के मन में रेखा और मेरे अफेयर के बारे में जो भी बात है वो बात निकल जाएगी, क्योंकि अगर हमने इनकार कर दिया तो लोग तो यही समझेंगे कि इन्होंने जानबूझकर इनकार किया है। इसीलिए अब अमित खास तौर पर रेखा और जया को समझाता है और इस फिल्म को करने के लिए उन्हें मना लेता है। ठीक है अमित, मैं इस फिल्म को करने के लिए राजी हूँ, क्योंकि इस फिल्म के अंत में तुम अपने प्यार को छोड़कर मेरे पास, यानी अपनी बीवी के पास ही आते हो, और यही बात मुझे इस फिल्म की पसंद आई। सिलसिला की शूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सेट पर हमेशा गर्मा गर्मी ही रहती है। जैसे तैसे फिल्म बन भी जाती है, लेकिन इतनी सुर्खियां बटोरने के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है। ये फिल्म रेखा और अमित के साथ में आखिरी फिल्म थी। फिर एक दिन, रेखा, तेरे लिए ये खत और गुलाब के फूल आए हैं।
अमित ने भेजा है इसे। क्या? अमित ने मेरे लिए खत और फूल भेजे हैं? रेखा, माफ करना, लेकिन ये मेरा तुम्हें आखिरी खत है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी भलाई के लिए हमारा अलग होना ही सही होगा। क्या? वो खत पढ़कर रेखा एकदम चौंक जाती है। रेखा से रहा नहीं जाता और उसने फिर से अमित तक पहुंचने की कोशिश की। फिर एक दिन जब अमित शूट करने के लिए कार में बैठकर जा रहा होता है, तभी रेखा उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है। रुक जाओ अमित, अमित! रेखा? रेखा को ऐसे देखकर अब अमित हैरान रह जाता है। रेखा, ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह मेरी गाड़ी के पीछे भागते हुए अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसका कोई अंदाजा भी है क्या तुम्हें? तुम्हें अब भी इन सब की पड़ी है अमित। तुमने मुझे भेजी हुई चिट्ठी में क्या लिखा? क्यों मुझसे अलग हो रहे हो? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे इस तरह मत छोड़ो अमित, मत छोड़ो। नहीं रेखा, हम दोनों का ये रिश्ता हमें एक दिन बर्बाद करके रख देगा। और कब तक हम यूं तकलीफ में जीते रहेंगे? और कब तक तुम मेरे इंतजार में रोती रहोगी? और कब तक दुनिया से बचकर हम मिलते रहेंगे? ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और इस सिलसिले का अंजाम केवल दर्द और बर्बादी है। तुम्हारे प्यार के लिए मुझे वो भी मंजूर है अमित। प्लीज मेरे पास ही रहो। मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रही ना कि अपने परिवार को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। अपनी जिंदगी के अहम लोगों की लिस्ट में मुझे चाहो तो आखिरी दर्जा ही क्यों ना दे दो, लेकिन इस लिस्ट से मत निकालो अमित। तुम्हें मुझसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है रेखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम और मैं हमेशा एक दूसरों की यादों में रहेंगे, लेकिन साथ में नहीं रह पाएंगे। आज के बाद मेरा इंतजार मत करना। खुश रहो और प्लीज रेखा, अपने जीवन में आगे बढ़ो और मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे भी ये सब करते हुए अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। नहीं अमित, प्लीज मत जाओ ना, हम सब ठीक कर लेंगे। रुक जाओ अमित। अमित वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद रेखा की जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वो एक चलती फिरती लाश बन जाती है। मेरी बच्ची, काश ये समझ पाती कि सच्ची मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो पाती। रेखा बेटा, कुछ तो खा ले। अमित तो अब तेरी जिंदगी से जा चुका है। उसने अपनी इज्जत और अपने परिवार को ही चुना। अब रो मत उसके लिए बेटा। अमित कहीं नहीं गया है, वो हमेशा मेरी यादों में, मेरे दिल में रहेगा। कहने के लिए हम दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन ये रेखा अपनी अमित को अपने मन से अलग कभी नहीं होने देगी। फिर 2 साल बाद कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमित को बहुत चोट आती है और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। और जब ये खबर रेखा तक पहुंचती है, तभी क्या अमित की जान खतरे में है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसके पास जाना होगा। नहीं रेखा, ऐसे हालातों में खुद पर काबू रखो। नहीं अम्मा, आप मुझे नहीं रोक सकती। अरे वहाँ अमित को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया है। उसके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। और आप यहाँ पर मुझे काबू रखने के लिए बोल रही हो। लेकिन तेरे वहाँ जाने से क्या हो जाएगा? उसका पूरा परिवार मौजूद होगा हॉस्पिटल में, प्रेस वाले भी होंगे। देख बेटी, अमित भी कभी नहीं चाहेगा कि तुम दोनों के प्यार का ये राज इस तरह सामने आए। और आज अगर तू हॉस्पिटल चली गई तो ये साफ हो जाएगा कि वाकई में तुम दोनों के बीच में प्यार है। जो होना है हो जाए अम्मा, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। रेखा अपने होश में नहीं होती, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है, तभी पीछे के गेट पर तेजी खड़ी होती है और वो रेखा को देखकर उसे रोक लेती है। रुक जा रेखा, क्यों आई है तू यहाँ पर? तेजी आंटी, अमित और मैं अच्छे दोस्त हैं और वो जया के पति भी है।
उनके साथ अब ऐसा हुआ, ये जानकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें देखने आई हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो, और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से तुम और परेशानी मत दो। लेकिन आंटी, बस एक बार देखने दीजिए ना मुझे उसे। मैं उसके बाद चली जाऊंगी। पक्का आंटी, लेकिन बस एक बार देखने दीजिए। अरे इतना कलेश उसकी जिंदगी में किया, उसमें कोई कमी रह गई क्या? तेरे आने से पहले हमारा पूरा परिवार सुखी था, लेकिन जब से तू मेरे अमित की जिंदगी में आई है, तब से सब कुछ बदल गया है। मनहूस कहीं की, चली जाए यहाँ से। रेखा की आंखों में अब आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे अमित से कोई मिलने ही नहीं देता। लेकिन वो अमित से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो उसके लिए व्रत धारण करती है और एक महाहवन भी रखवाती है। पंडित जी, ये महाहवन मैंने अमित की सलामती के लिए रखा है, वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ रेखा बिटिया, इस महाहवन से हर वो मुश्किल टल जाती है जो नामुमकिन लगती है। शुक्रिया पंडित जी, आपने मेरा हमेशा साथ दिया है, और मेरे और अमित के रिश्ते के बारे में भी आपने कभी किसी को नहीं बताया। ऐसे ही 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद अमित को होश आ जाता है और तब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये जानकर रेखा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अमित ठीक हो गया अम्मा, अमित ठीक हो गया। हाँ बेटा, वो इसके साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बावरी है उसके प्यार में। ना जाने वो प्यार मेरी बेटी को कब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। साल यूं ही बीतते जाते हैं और रेखा अपनी फिल्म करियर में बहुत आगे चली जाती है और वो मुंबई के बांद्रा के इलाके में अपने लिए एक बहुत ही बड़ा बंगला खरीद लेती है। ये लो अम्मा, इस बंगले का नाम मैंने आपके नाम से रखा है, पुष्पावली, इसीलिए इसके दरवाजे आप ही खोलो। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटकर तूने अपने आप को फिर से मजबूत बनाया और जीवन में तरक्की की। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया अम्मा। अखबार में आ रही रेखा की उन्नति की खबरों के बारे में पढ़कर अमित को भी रेखा पर बहुत गर्व होने लगता है। मुझे पता था रेखा कि मेरे जाने के बाद तुम टूटोगी, लेकिन बिखरोगी नहीं। तुम फिर से खड़ी होकर हिम्मत बांधोगी, और आज तुम्हें इतनी ऊंचाई पे देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। लव यू रेखा, मैं हर रोज तुम्हें याद करता हूँ। उतने में वहां पर जया आ जाती है और उसे देखकर अमित घबरा जाता है। कहीं जया ने मेरी बातें तो नहीं सुनी होगी ना? क्या हुआ अमित, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ जया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो बस अभी अभी कसरत की है ना, इसीलिए पसीने छूट रहे हैं। ओह अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। ठीक है जया। समय के साथ साथ अब पुष्पावली की तबीयत भी खराब ही रहने लगती है और वो ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती है। उस दौरान रेखा की जिंदगी में फरजाना नाम की एक शख्सियत आती है। तुम्हारा ये लुक मुझे बहुत पसंद आया फरजाना, तुम एक बहुत अच्छी सेक्रेटरी हो। 1 महीने पहले ही तुमने मेरे साथ काम करना शुरू किया है और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया मैम। अब से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी सेक्रेटरी हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मेरी बहन ही हो, और ये घर भी तुम्हारा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे अम्मी अब्बू के जाने के बाद अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, इसलिए अब से तुम मेरा परिवार हो। आप जैसा दिल किसी का नहीं है, इसीलिए तो आप रेखा हो। फरजाना आज तक रेखा की सेक्रेटरी है। रेखा तक पहुंचने के लिए हर किसी को पहले फरजाना की इजाजत लेनी पड़ती है और रेखा के सारे राज फरजाना ही जानती है। फिर 1990 की शुरुआती दौर में रेखा की सहेली ने उसे एक बिजनेसमैन से मिलवाया जिसका नाम मुकेश अग्रवाल होता है। हाय रेखा, नाइस टू मीट यू। हेलो मुकेश,
नाइस टू मीट यू टू। हर कोई आपको यही कहता होगा, लेकिन सच में मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच मुकेश। अब मुकेश और रेखा के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और रेखा अक्सर मुकेश से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाती, तो कभी कभी वो दिल्ली से मुंबई आता। फिर एक दिन, रेखा, मैं तुमसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। आई लव यू रेखा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? मैं जानता हूँ रेखा कि ये सब काफी ऑकवर्ड सा है, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। देखो, तुम अपना समय ले सकती हो। मुकेश की बातें सुनकर रेखा अब चौंक जाती है। मैम, आपको मुकेश सर से शादी कर लेनी चाहिए। हो जाइए ना अब सेटल। हाँ बेटा, कब तक यूं ही अकेली रहेगी? अब बसा लेना अपना घर। मुकेश से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में तेरे लिए बहुत प्यार दिखता है मुझे, और वो तुझे हमेशा खुश रखेगा बेटा। पर अम्मा, मैं आज भी अमित की ही हूँ, तो कैसे बढ़ जाऊँ अपनी जिंदगी में आगे? वो सब मुझे नहीं पता बेटा। मेरे मरने से पहले मुझे तुझे खुश देखना है, अपने नवासों के साथ वक्त बिताना है। अपनी अम्मा को ये सुख दे दे बेटा। अम्मा, मैं जानती हूँ बेटा, तुझे भी मुकेश अच्छा लगता है। अमित को अपनी जिंदगी से तू कभी नहीं मिटा पाएगी, लेकिन जिंदगी भर ऐसे रहना तो सही नहीं है ना बेटा। परिवार वालों की बातें सुनकर रेखा जल्दबाजी में शादी करने का फैसला ले लेती है। क्या? रेखा ने शादी कर ली? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन जो भी हो, वो जहां भी रहे, जिस किसी के भी साथ रहे, बस खुश रहे, और यही मेरी तमन्ना है। रेखा और मुकेश को साथ में देखकर अमित को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी रेखा की मुस्कान देखकर वो खुश होता है। पर अचानक से शादी के बाद मुकेश और रेखा के बीच में काफी ज्यादा अनबन होने लगती है। मुकेश, तुम बस मुझे अपने दोस्तों से ही मिलवाते रहते हो कि ये देखो मेरी सुपरस्टार वाइफ, ये देखो कितना खुशनसीब हूं मैं। अरे मुझे भी कभी वक्त दिया करो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बस मुझसे दिखावे के लिए शादी की है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो रेखा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम मुझे आज कितना सुना रही हो, मैं भी तुम्हें सुना सकता हूँ। मुझसे शादी करने के बाद भी आज तक तुम उस अमिताभ की यादों में खोई रहती हो। देर रात तक उसकी तस्वीरें देखती रहती हो। ये सब क्या है? ये सब क्या है मतलब? एक वक्त था जब वो मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन अब मैंने अपने आप को एक और मौका दिया है। तुम्हारे साथ शादी की है, लेकिन पुराने घाव भरने के लिए कुछ समय तो लगेगा ना। रेखा से शादी करने से पहले मुकेश एक डिप्रेशन पेशेंट था और वो उसकी गोलियां भी खाता था। उन दोनों के बीच में मतभेद इतने बढ़े कि उन्होंने तलाक का फैसला लिया और वो दोनों अलग ही रहने लगे। लेकिन उसके 1 साल बाद मुकेश सर ने फांसी ले ली मैम, वो भी आपके दुपट्टे से, और मरने से पहले चिट्ठी में लिखा है कि मेरी मौत का दोष किसी को भी ना दिया जाए। क्या? ये सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर किसी ने रेखा को ही मुकेश की आत्महत्या की वजह घोषित कर दिया, लेकिन आत्महत्या के 6 महीने पहले से ही रेखा और वो दोनों अलग रहते थे और मुकेश ने फांसी भी ले ली, तो किसी और वजह के चलते। दुनिया चाहे लाख बुराई करे, तुझे कितना भी कोस ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मुकेश ने तेरे कारण फांसी नहीं ली है बेटी। अम्मा, पूरी दुनिया ने रेखा को ही विलन समझ लिया और इस हादसे के बाद रेखा बहुत बुरी तरह टूट गई। लेकिन सालों बाद 1998 में एक इंटरव्यू आया जिसे देखकर वो हैरान रह गई। तो बताइए जया जी, क्या अमित जी रोमांटिक है? नहीं, शायद मेरे साथ नहीं। वैसे अमित जी, अगर आप जया जी को रेट करना चाहेंगे तो कितनी रेटिंग दोगे? रेटिंग? ओके, 7। शुक्रिया अमित, बहुत अच्छी रेटिंग दी है आपने मुझे। यू नो व्हाट सिमी,
अमित की सबसे पहली प्रायोरिटी उसके माता पिता है, फिर बच्चे, उसके बाद मैं हूँ। वो नहीं, बच्चों के बाद प्रोफेशन, उसके बाद मैं, या फिर प्रोफेशन के बाद कोई और हो, उसके बाद मेरी जगह होगी। क्यों अमित? ये तुम क्या कह रही हो जया? वेल, चाहे कुछ भी हो, मुझे सब मंजूर है। आखिर में ये एक अच्छे पिता और बेटे हैं, वही मेरे लिए बहुत है। ये इंटरव्यू देखकर रेखा समझ चुकी थी कि अमित और जया के रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। ये तो होना ही था। उन दोनों को देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि इन दोनों के बीच में तो बस नाम का ही रिश्ता रह गया है। काश हम वक्त में पीछे जाकर सब कुछ फिर से ठीक कर पाते। काश तुम मुझे तुम्हारी शादी के बहुत पहले मिल जाते, तो आज सब कुछ ठीक होता। फिर 2002 में जब अमित ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया, उस रात वो छत पर जाकर चांद तारों को देखने लगा। आज 11 अक्टूबर है। हर साल की तरह 10 अक्टूबर को तुम्हारा जन्मदिन आता है और अगले ही दिन 11 तारीख को मेरा जन्मदिन। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा कल का दिन बहुत अच्छा गया होगा। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी है, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी है। कहने को बहुत कुछ है, मगर किससे कहे हम? कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम? दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दे, हाँ हमको मोहब्बत है। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी है। आज तक अमित ने जो भी फैसले लिए बिल्कुल सही लिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर मैं और वो, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मीरा अपने कृष्णा की थी और हमेशा रहेगी, और इस मोहब्बत का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत की दास्तान अधूरी होकर भी पूरी है।